नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एम यूपीपीएससी चैनल में। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि हम इस चैनल के माध्यम से कोई भी एडिटोरियल का आर्टिकल डिस्कस करते हैं और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपने उसी क्रम में आज हमने एक नया टॉपिक लिया है, आपदा। देखिए, आज जिन भी लोगों ने जनसत्ता अगर एडिटोरियल देखा होगा तो उसमें मलेरिया के ऊपर एक टॉपिक आया है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जामिनर मलेरिया को स्पेसिफाई करके कोई क्वेश्चन नहीं बनाएगा शायद। ठीक है, वो बीमारियों को या संक्रामक बीमारियों को समाहित करते हुए कोई टॉपिक पूछ सकता है। ठीक है, तो मलेरिया को स्पेसिफिक पूछेगा, इसकी संभावना मुझे थोड़ी कम लगती है। इसके अलावा देखिए, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका एक कारण है। उसका कारण क्या है कि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा या आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि जो उत्तराखंड के जंगल है ना, उनमें एक बहुत भयानक आग लगी हुई है और उस आग को लगे हुए हफ्ता 10 दिन से भी ज़्यादा का समय हो गया है और उस आग पे अभी तक काबू नहीं पाया गया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड वनों की जो अग्नि होती है, दावानल जिसे हम बोलते हैं, वनाग्नि, ठीक है, उसके ऊपर आर्टिकल जनसत्ता में भी एक हफ्ते पहले आया था। ठीक है, द हिंदू में भी आया है, दैनिक जागरण में भी आया है। ठीक है, तो उस टाइम पे हमने अपना ये इनिशिएटिव शुरू नहीं किया था। तो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा पिक्चर में टॉपिक है और सारे ही न्यूज़पेपर इसको कवर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है हमें एक टॉपिक ये भी तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है, आपदा आपका जीएस पेपर 3 का एक टॉपिक है और उस आपदा में वनाग्नि को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, वनाग्नि की अगर हम बात करें, ठीक है, वनाग्नि मतलब वनों में अग्नि का लगना। वनों में अग्नि के लगने की अगर हम बात करें तो देखिए, इसके दो कारण होते हैं, प्राकृतिक या मानव जनित। कोई भी आप आपदा पढ़ेंगे, ज़्यादातर उसको के कारणों को हम दो तरह से कैटेगराइज करके पढ़ते हैं कि उसके प्राकृतिक कारण क्या है और मानव जनित कारण क्या है। तो अगर हम वनाग्नि की बात करें तो चलिए पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक कारणों की। ठीक है, तो देखिए, जब गर्मी का महीना आता है ना, मार्च से जून, इसको हम बोलते हैं क्या, फायर सीजन। क्योंकि इस समय क्या है कि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी होती है। ठीक है, वातावरण में नमी कम हो चुकी होती है, तेज़ हवाएं चल रही होती हैं। ठीक है, तो आप इधर देखोगे प्राकृतिक कारणों में पहला तेज़ हवाएं। तो जब गर्मी बढ़ती है और तेज़ हवाएं चलती हैं तो जो पत्ते होते हैं जो बिल्कुल सूख चुके होते हैं, या जो सूखे पेड़ों की टहनियाँ होती हैं या सूखे पेड़ होते हैं आपस में, बिल्कुल जब वो तेज़ हवा के परिणाम स्वरूप आपस में रगड़ खाते हैं तो उससे घर्षण उत्पन्न होता है। घर्षण, और कई बार वो घर्षण इतना ज़्यादा उत्पन्न होता है कि उससे चिंगारी निकलती है। और क्योंकि बहुत सारे सूखे पत्ते हमारे वनों में होते हैं तो उससे क्या है, आग लगने वो चिंगारी क्या है, आग में बदल जाती है। ठीक है, तो तेज हवाएं, शुष्क मौसम और वातावरण में नमी की कमी। भाई, अगर नमी होगी वातावरण में तो जो वनाग्नि है वो फैलेगी नहीं, लकड़ियाँ या पत्तियाँ आग ही नहीं पकड़ेंगी अगर नमी होगी, है ना। तो तेज हवाएं, शुष्क मौसम, बढ़ता तापमान, क्योंकि ये बढ़ता तापमान ही होता है ना जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा वो गर्मी के कारण और घर्षण में हो जाए ऊपर से, तो क्या है, हमारी चिंगारी उत्पन्न हो जाती है और वो चिंगारी ही फिर क्या है, पूरी वनाग्नि में तब्दील हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे हमने कारण डिस्कस देखे, तेज हवा, शुष्क वातावरण, शुष्क मौसम, वातावरण में नमी की कमी, बढ़ता तापमान। अब देखो, पहले क्या होता था ना, वनों के बीच में छोटे छोटे जलाशय होते थे। अब जलाशय हैं तो मान लीजिए अगर एक छोटे पोर्शन में आग लग भी गई है तो उन जलाशयों के कारण क्या है, वो आग फैलेगी नहीं। ठीक है, तो वो जलाशयों का अभाव हो गया। बांस का रगड़ खाना, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि वो तेज हवाओं के फलस्वरूप जो बांस होते हैं वो सूखे, उनमें रगड़ खाते हैं, घर्षण उत्पन्न होता है, चिंगारी उत्पन्न होती है, तो उससे क्या है कि आग लग जाती है, चिंगारी लग जाती है। उस तरह से पत्रों से निकली चिंगारियाँ, है ना। कई बार क्या है कि बहुत तेज, मान लीजिए कोई भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है पत्थरों का और उसी दौरान कोई एक पत्थर पहाड़ से गिरे तो अचानक से चिंगारी उत्पन्न होती है। आप लोगों ने बचपन में भी देखा होगा कैसे हम दो पत्थरों को रगड़ के चिंगारी उत्पन्न करके खेलते थे, है ना। तो पत्थरों से निकली चिंगारियाँ। और देखिए, बिजली का गिरना, कई बार मान लीजिए अगर आकाश से वज्रपात हो जाए, बिजली गिर जाए, तो नीचे सब कुछ सूखा हुआ है, वो बिजली गिरेगी और वहाँ एक भयंकर आग लग जाएगी। ठीक है, और देखिए,
जो उत्तराखंड जैसे जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं वहाँ चीड़ के पेड़ों की बहुतायतता होती है। चीड़ के जो पेड़ होते हैं उनका जो बायोमास होता है, मतलब उनकी पत्तियाँ होती हैं, सूखी टहनियाँ होती हैं, सूखे तने होते हैं या सूखे और गिरे हुए पेड़ होते हैं, वो बहुत क्या है, ज्वलनशील कूड़े का जमाव होता है उनकी वजह से, ठीक है। और रही सही जो वहाँ पे घास फूस सूखी होती है वो क्या ईंधन की आपूर्ति कर देती है। तो ये सारे क्या है कारण, प्राकृतिक कारण हैं जिनसे वनाग्नि या दावानल जिसे हम कहते हैं उनकी वो क्या है एक आपदा के रूप में हमारे सामने आ जाती है। अब देखिए मानव जनित कारण भी हैं कुछ। मानव जनित कारण क्या है, देखिए जंगल माफिया और भू माफिया। बहुत सारे माफिया क्या होते हैं, आप लोगों को पता है कि अब वन कानून के अंतर्गत पेड़ों को काटना मना है, ठीक है। तो जो जंगल माफिया होते हैं या भू माफिया होते हैं वो क्या कहते हैं, जानबूझ के जंगल में आग लगा देते हैं। जब जंगल में आग लग जाएगी, उन्हें बुझाने का प्रयास किया जाएगा, तो जो पेड़ जल गए तो अब तो वो काटने ही पड़ेंगे, है ना। तो वो क्या है, प्रत्यक्ष रूप से ना काट के उन पेड़ों को अपनी चालाकी से परोक्ष रूप से काट के अपना गोरख धंधा चलाते रहते हैं। तो मानव जनित कारणों में जंगल माफिया और भू माफिया जो हैं इनकी जो विधि विरुद्ध कार्यवाहियाँ हैं, है ना, वो भी प्रमुख रूप से जिम्मेदार होती हैं वनाग्नि में। उसके बाद स्थानांतरित कृषि या झूम खेती। आप लोगों को पता है कि झूम खेती के बारे में आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे जंगल को जलाकर जंगल को साफ किया जाता है और फिर उस जगह खेती की जाती है। तो जब ऐसे इस मंतव्य के साथ कोई भी जंगल को जलाता है तो कई बार क्या होता है, वो आग जो होती है वो काबू से बाहर हो जाती है ना, नियंत्रण से बाहर हो जाती है। तो उससे क्या है, तो वो एक भयंकर प्रचंड वनाग्नि का रूप ले लेती है। कारगर नीतियों का अभाव। अब देखिए जैसे हमने ऊपर बात कही कि भू माफिया हैं या जंगल माफिया हैं या कुछ आदिवासी लोग हैं या स्थानीय लोग हैं जो स्थानांतरित कृषि कर रहे हैं, इनमें से किसी के लिए भी, है ना, हमारे पास कारगर नीतियों का अभाव है, जिसकी वजह से ना तो असामाजिक तत्वों के विरुद्ध बहुत ज़्यादा कठोर कार्रवाई हो पाती है और ना ही जो झूम खेती करते हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको बताया जाता है कि भाई आप इस तरह के इस मौसम में इतनी मात्रा में आग लगा सकते हो या इतनी मात्रा में आप लोगों को अनुमति है ना। तो इस तरह की नीतियों के अभाव में क्या है कि लोगों की लोग अपने मन माफिक अपना कार्य करते रहते हैं, अपनी नीतियों को अंजाम दे देते रहते हैं। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, मवेशियों के लिए नई घास उगाने के लिए जंगल में आग लगाने की कुप्रथा। ये उत्तराखंड में मेनली देखी जाती है। जब भी नया सीजन आता है ना, तो पुराना जो भी हमारा घास है, पूस है, सूखी हुई है, उसमें आग लगा दी जाती है। और वो जंगल वासियों का ये मानना होता है कि ये जो आग लगाई है, अब इससे जो खाद बनेगी और ज़मीन जो साफ होगी उससे नई घास उपजेगी, नया पशुओं के लिए चारा होगा, है ना। तो इस तरह की भी मानसिकता लोगों में देखी जाती है, जिसके लिए वो जंगलों में आग लगाते हैं। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, पर्यटकों द्वारा कैंप के दौरान आग लगाना। ठीक है, देखिए इसे हम कहेंगे एकदम से लापरवाही। ठीक है, बहुत से पर्यटक क्या है कि घूमने जाते हैं पहाड़ी राज्यों में, रात को टेंट लगा लेते हैं और एक आजकल का जो चलन चल रहा है कि भाई वहाँ पे बैठ के हुक्का पियेंगे या बीड़ी पियेंगे, है ना, और उसके या फिर सर्दियों में जा रहे हैं तो वो कैंप के दौरान आग लगा लेंगे। तो उससे क्या होगा कि वो कई बार आग है ना नियंत्रण से बाहर हो जाती है। तो ये सारे हमने कारण देखे वनाग्नि के। ठीक है, इसमें हमने प्राकृतिक कारणों को भी अच्छे से डिस्कस किया है और मानव जनित जो कारण है उनको भी डिस्कस हुआ। देखिए बहुत जनरलाइज टॉपिक है ये इसमें, लेकिन जब अगर एग्ज़ाम में ये आएगा और आपने एक बार इनके पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप और लोगों से बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई और क्या कारण हो सकते हैं मानव जनित, या आप ऐसा नहीं कि भाई एक साथ मिला के लिख दिए। तो प्राकृतिक कारण आप अलग सेपरेट लिखिएगा, मानव जनित अलग लिखिएगा, और आप देख पा रहे हो कि आप कितने सारे कारण लिख दे पाओगे अगर आप ये टॉपिक को यहाँ से कवर कर रहे हो तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है, हमारा एक विभाग है, कौन सा, संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान, जो कि किस में आता है, पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी एक रिपोर्ट है और वो उस रिपोर्ट के अनुसार वो क्या हवाला दे रहे हैं कि 95% जंगल की आग के लिए क्या है, मानवीय गतिविधियां जिम्मेदार हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि हमने प्राकृतिक कारण भी देखे और मानव जनित कारण भी देखे, लेकिन प्राकृतिक कारणों के कारण जो वनाग्नि लग रही है, दावानल का
भयंकर दावानल हमारे सामने आ रही है वो केवल 5% ही है प्राकृतिक कारण उसके लिए जिम्मेदार। बाकी 95% जिम्मेदार उसके लिए कौन है? मानव जनित गतिविधियां। ठीक है, तो आप इस जो डेटा है या ये रिपोर्ट है इसको हाईलाइट करके कहीं भी मानवीय गतिविधियों के को जब हम जिम्मेदार ठहराएंगे, है ना, तो उसको आप बता सकते हो कि भाई जिम्मेदार हम नहीं ठहरा रहे, बल्कि डाटा ऐसा ही है कि सच में मानव गतिविधियां जिम्मेदार हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो सरकार ने उसके लिए क्या कदम उठाया हमने वो भी बताने पड़ेंगे। तो सरकार ने 2019 में व्यापक वनाग्नि निगरानी कार्यक्रम शुरू किया था। कब? 2019 में व्यापक वनाग्नि निगरानी कार्यक्रम, तो इसका भी आप हवाला देंगे। उसके अलावा देखिए कौन कौन से उपाय और किए जा सकते हैं। देखिए उपग्रह आधारित सतत निगरानी, ठीक है, सैटेलाइट बेस्ड कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग। अगर उपग्रह के आधार से रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे हम, है ना, तो उससे क्या है कि सही समय पे हमें सूचना मिल पाएगी और सही समय पे क्या होगा, हम कार्यवाही कर सकेंगे। इसी तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सुदूर संवेदन, जिसे रिमोट सेंसिंग कहते हैं, उस तकनीक का प्रयोग करके भी हम समय से जो वनाग्नि है उसके बारे में सूचना प्राप्त करके उचित कार्यवाही की जा सकती है। जंगल में ऊंचे वॉच टावरों का निर्माण कर सकते हैं। देखो जंगल में क्या होता है ना, जब कई बार क्या होता है कि जब शुरू में आग बहुत थोड़ी लगती है तो उसके बारे में पता नहीं होता, और जब तक वो भयंकर रूप धारण कर लेती है ना तब लोगों को पता चलता है। उसके बाद फिर लोग एफर्ट लगाना शुरू करते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, फिर वो नियंत्रण से बाहर हो जाती है। लेकिन अगर ऊंचे ऊंचे वॉच टावर होंगे जंगल में तो जैसे ही कहीं आग लगेगी और धुआं उठेगा ना तो हम पहले ही अलर्ट हो जाएंगे। जो भी हमारी फोर्स हैं या इसमें जो भी हमारी संस्थाएं हैं, ठीक है, फायर ब्रिगेड है, उसको हम समय से सूचित कर सकते हैं और उस जो छोटी मोटी आग है उसको क्या है आपदा बनने से हम रोक सकते हैं। ड्रोन द्वारा भी हम जंगलों की निगरानी कर सकते हैं, है ना। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, मेनली टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो सैटेलाइट बेस्ड कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग हो, चाहे वो रिमोट सेंसिंग के माध्यम से हो, चाहे वो ड्रोन द्वारा हो, है ना। और उपाय क्या किए जा सकते हैं भाई, असामाजिक तत्वों पर नकेल कसी जा सकती है ना। जो भूमाफिया हैं या जंगल माफिया हैं उन पे क्या नकेल कसी जा सकती है। हाल ही में गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है, आप इसको मेंशन कर लीजिएगा, कि जो भी व्यक्ति जंगलों में आग लगाता हुआ पाया जाएगा ना उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अकॉर्डिंग उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है ताकि असामाजिक तत्वों पे नकेल कसी जा सके। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। उपाय हम ये उपाय कर सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं। पहले हमने डिस्कस करी कि भाई 2019 में सरकार ने क्या व्यापक वनाग्नि निगरानी कार्यक्रम शुरू किया था। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं, है ना। भाई वनाग्नि अगर लग गई, जंगल एक बहुत बड़ा जंगल अग्नि की चपेट में आ गया तो उससे कितने जो भयंकर प्रभाव हैं वो हमारे सामने आते हैं। देखिए पहला एक बहुत कॉमन सी चीज़ है भाई, हरियाली तो समाप्त होगी। जब जंगल जल गए तो हरियाली समाप्त होगी, यानी वन क्षेत्रों में कमी आएगी और वन संपदा का भी नाश होगा। ऐसा नहीं कि केवल हरियाली का विनाश हो रहा है, बल्कि जो बहुमूल्य लकड़ी थी, है ना, बहुमूल्य औषधि थी, वो भी नष्ट हो जाएंगी आग में, है ना। तो क्या होगा, वन संपदा भी नष्ट हो जाएगी। हरियाली तो समाप्त होगी, वन संपदा भी नष्ट हो जाएगी। जब बहुत ज़्यादा आग लगेगी तो उससे क्या होता है कि कुछ अपूर्ण दहन भी होगा। अपूर्ण दहन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस निकलेंगी, पर्यावरण प्रदूषण उससे बहुत ज़्यादा होगा। फिर सांस संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं। देखिए जब इतने व्यापक लेवल पे, इतने व्यापक स्तर पे जब आग अपना भयंकर रूप धारण करती है, एक आपदा के रूप में हमारे सामने आती है, तो स्थानीय लोगों को है ना इतना धुआं हो जाता है वहाँ कि स्थानीय लोगों को सांस संबंधी समस्याएं सामने आती हैं। उसके बाद देखिए वन्य जीव जंतुओं के अस्तित्व पर खतरा। भाई अगर मान लीजिए जंगल में आग लग गई है ना, तो जंगल में अगर आग लग गई है तो क्या होगा, तो वहाँ जो रहने वाले वन्य जीव हैं हो सकता है वो भी झुलस जाएं, हो सकता है वो भी उस आग की चपेट में आ जाएं। तो उससे क्या है, हमारे वन्य जीव जंतुओं के अस्तित्व पर भी खतरा आ जाता है। और जब व्यापक तौर पे आग लगती है, एक बड़े एरिया में बहुत दिनों तक आग लगती है, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है ना। आप देखो सर्दियों में बैठते हैं आग के पास तो हमें गर्मी का अनुभव होने लगता है, जबकि गर्मियों में हम आग के पास जा भी नहीं पाते।
लेकिन सब जब आप सोचो इतने बड़े लेवल पे इतने दिनों तक आग लगेगी तो वहाँ टेम्परेचर में तो स्थानीय टेम्परेचर में तो वृद्धि होगी, है ना, और ग्लोबल वार्मिंग में भी वो योगदान देगी। उसके बाद क्या करते हैं, नियंत्रित एवं निर्धारित दहन के माध्यम से बायोमास घटाना। देखिए, और ये इसका एक तरह से बायोमास हम ये कह सकते हैं ये एक उपाय है। हमने यहाँ पे गलत मेंशन हो गया ये जो पोर्शन था आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो, नियंत्रित एवं निर्धारित दहन के माध्यम से बायोमास घटाना। ये क्या है, इसका ये मतलब प्रभाव नहीं है, इसका एक ये उपाय है। और इसी तरह से ये जो नीचे पॉइंट है, स्थानीय समुदाय को जागरूक एवं प्रशिक्षित बनाना, ये भी क्या है, ये भी एक इसका उपाय है। तो ये 2 पॉइंट यहाँ गलती से यहाँ मेंशन हो गए हैं इसके प्रभाव में। तो हमें क्या करना है, इसको जो है प्रभाव न मान के हमें क्या करना है, हमें इसको मान लेना है कि ये जो है उपाय हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने ये देखा। चलिए ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को हमारा आज का डिस्कशन कैसा लगा, अपनी जो बहुमूल्य राय है वो हमें ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही कॉमन टॉपिक था, लेकिन फिर भी देखिए अगर आपने इसको इस तरह से तैयार करेंगे तो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट के माध्यम से दीजिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए दोस्तों, ताकि जैसे ही हम कोई भी वीडियो नई अपलोड करें तुरंत आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए। तो दोस्तों कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। ठीक है, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, अच्छे से मन लगाकर पढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद।